नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग वाईफाई चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने ईएसआईसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज में हमने टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे और ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन थे। और अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं आज के नए क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमोंग द फॉलोइंग दिस इज ओनली डिजीज दैट हैज बीन इरेडिकेटेड। दिए गए में से कौन सी बीमारी है जो कि खत्म हो चुकी है? पहला ऑप्शन है कोलेरा, सेकंड है चिकन पॉक्स, थर्ड ऑप्शन है स्मॉल पॉक्स, फोर्थ ऑप्शन है पोलियो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। अब स्मॉल पॉक्स की यदि हम बात करते हैं तो स्मॉल पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो क्या होता है? वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 7 से 17 दिन। यदि एवरेज में देखें तो 12 दिन होता है। इसके अलावा जो ये इरेडिकेट हो चुकी है यह बीमारी, तो इसका जो लास्ट केस कब कब मिला था, ये इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो आपको याद रखना है, यदि इंडिया से रिलेटेड आए तो इंडिया के अंदर लास्ट केस कहाँ मिला था? बिहार में। बिहार 1975 में मिला था लास्ट केस, और इंडिया फ्री हो गया था स्मॉल पॉक्स से। कब हुआ था? 1977। वहीं हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में लास्ट केस कहाँ मिला था? वर्ल्ड में लास्ट केस मिला था सोमेलिया, साउथ अफ्रीका में। और कब मिला था? 1978 को। और WHO ने वर्ल्ड वाइड फ्री कर दिया स्मॉल पॉक्स से, वो कब घोषित किया था? 8 मई 1980। 8 मई 1980 को WHO ने वर्ल्ड को स्मॉल पॉक्स फ्री घोषित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबरक्लोसिस इज प्रीडोमिनेंटली स्प्रेड बाय। जो ट्यूबरक्लोसिस है वो किसके द्वारा फैलता है? पहला ऑप्शन है वेक्टर, सेकंड ऑप्शन है ड्रॉपलेट, थर्ड ऑप्शन है फोमाइट और फोर्थ है फूड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्रॉपलेट। ट्यूबरक्लोसिस होता है ये ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है, जैसे लाइक स्नीजिंग, कफिंग। यदि हम छींकते हैं, खांसते हैं तो उससे क्या निकलती हैं? ड्रॉप्स निकलती हैं। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस वन पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाफाइलैक्सिस टू ड्रग इज ट्रीटेड बाय। यदि किसी ड्रग से क्या हो गया है, किसी दवा से क्या हो गया है, एलर्जी हो गई है, एनाफाइलैक्सिस हो गया है, तो उसको किसके द्वारा ट्रीट करेंगे? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड है न्यूबलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है एड्रेनलिन इंजेक्शन, फोर्थ ऑप्शन है इंट्रावीनस फ्लूइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एड्रेनलिन इंजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट। ओरल वैक्सीन है वो कौन से, मतलब इसमें है ओरल वैक्सीन यूज टू प्रिवेंट। जो ओरल वैक्सीन है किसको प्रिवेंट करने के लिए यूज की जाती है? अभी ये इसमें पूछा गया है निम्न में से किसकी ओरल वैक्सीन है जो कि यूज की जाती है। तो इसमें देखिए, ट्यूबरक्लोसिस है, मम्स है, मीजल्स है और पोलियो है। तो ट्यूबरक्लोसिस, मम्स, मीजल्स की ओरल वैक्सीन नहीं आती है, और यहाँ पोलियो की ओरल वैक्सीन आती है, और जो कि ओरल वैक्सीन यूज टू ट्रीटेड बाई पोलियो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पोलियो। वहीं हम पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो से रिलेटेड भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, पोलियो का लास्ट केस कहाँ मिला था? इंडिया में 2011 में, 2011 में लास्ट केस इंडिया में मिला था। और डब्ल्यूएचओ ने इंडिया कब फ्री कर दिया था? इंडिया फ्री पोलियो कब फ्री किया था? 27 मार्च 2014। 27 मार्च 2014 को डब्ल्यूएचओ ने इंडिया को
फ्री कर दिया था। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ WHO ने कब फ्री किया था, इंडिया में लास्ट के कब मिला था। इसके अलावा एक आता है, इसमें जो क्वेश्चन आता है ट्राइपॉड साइन, जो पोलियो जिसको हो जाता है उसको क्या मिलता है, उसको मिलता है ट्राइपॉड साइन, देखने को मिलता है। ट्राइपॉड साइन का मतलब होता है अनेबल टू सिट ऑन चेयर। जब ट्राइपॉड साइन में क्या होता है कि वो जो पेशेंट है वो चेयर पे बैठ नहीं पाता है, उसकी ट्राइपॉड स्ट्रक्चर बन जाती है, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपरली बैठ नहीं पाता है, ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबस्टांसेस दैट न्यूट्रलाइज बैड ऑर्डर आर कॉल्ड। ऐसे सबस्टांसेस जो कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं बैड ऑर्डर, जो बुरी दुर्गंध होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उनको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है डिटर्जेंट, सेकंड है डिओड्रेंट्स, थर्ड है जर्मिसाइड्स, फोर्थ है एंटीसेप्टिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डिओड्रेंट्स। डिओड्रेंट्स क्या करते हैं, जो बैड ऑर्डर होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल ड्रेसिंग आर बेस्ट डिस्पोज्ड बाय। जो हॉस्पिटल ड्रेसिंग है उनका बेस्ट किस तरह से हम डिस्पोज कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है बर्निंग, सेकंड है बॉइलिंग, थर्ड है डंपिंग, फोर्थ ऑप्शन है ब्रूइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बर्निंग। हॉस्पिटल जो ड्रेसिंग होती हैं उनको हम बर्न करके बेस्ट डिस्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय। चिकन पॉक्स किसके द्वारा फैलता है। पहला ऑप्शन है वायरस, सेकंड है बैक्टीरिया, थर्ड है पैरासाइट, फोर्थ है मॉस्किटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वायरस। अब यहीं हम चिकन पॉक्स का जो वायरस कौन सा होता है, तो चिकन पॉक्स का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर वायरस, जिसको क्या बोला जाता है, वीजेड वायरस। वीजेड वायरस, ठीक है। और इसका अदर नेम क्या है, और यदि अदर नेम की बात करें, यदि और ऑप्शन में आ जाए तो आपको ह्यूमन एल्फा हर्पीज वायरस थर्ड। अदर नेम क्या है, ह्यूमन एल्फा हर्पीज वायरस थर्ड। यदि हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है चिकन पॉक्स का 7 से 14 डे, 7 to 14 डे। और इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हमने बता ही दिया था कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बॉडी में एंटर करता है, बॉडी में एंटर करता है, और उसके बाद में जो उसका फर्स्ट सिम्टम आता है, फर्स्ट सिम्टम आता है उसको बोला जाता है, साइन सिम्टम है वो इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल एक्सेप्ट। जो डीपीटी वैक्सीन है जो प्रोटेक्ट करती है सभी से एक को छोड़कर, तो यहाँ डीपीटी डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनस, तो डिप्थीरिया टिटनस और पर्टुसिस, ये डीपीटी में तीनों चीज होते हैं। साथ में क्या है, पोलियो नहीं होता है, पोलियो की ओरल वैक्सीन होती है, ओपीवी या आईपीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द ड्रग यूज टू ट्रीट द ट्यूबरक्लोसिस। दिए गए में से कौन सी ड्रग है जो कि यूज की जाती है ट्रीट करने के लिए ट्यूबरक्लोसिस। पहला ऑप्शन है एमोक्सिसिलिन, सेकंड है क्लोरामफेनिकोल, थर्ड ऑप्शन है रिफाम्पिसिन, फोर्थ ऑप्शन है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन ड्रग है जो कि ट्यूबरक्लोसिस में यूज की जाती है ट्रीट करने के लिए। अब वहीं हम ट्यूबरक्लोसिस की यदि हम बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस में और कौन कौन सी ड्रग यूज की जाती हैं, ट्यूबरक्लोसिस में यूज की जाती हैं आइसोनियाजाइड, आइसोनिया जेड, रिफाम्पिसिन, रिफाम्पिसिन, पायरिजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल,
और स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब यहाँ हम देखेंगे रिफाम्पिसिन जो ड्रग होती है, ये इस ड्रग का क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसका क्वेश्चन बन सकता है आपका, जो रिफाम्पिसिन है ये सेफेस्ट ड्रग होती है, सेफेस्ट ड्रग किसमें, प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी है किसी को, और यदि उसको टीबी हो रहा है तो हम रिफाम्पिसिन यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सेफेस्ट ड्रग होती है। इसके अलावा इसका जो सिम्टम होता है वो ये फ्लू लाइक सिम्टम करती है, फ्लू लाइक सिम्टम, जैसे कॉमन कोल्ड है, स्नीजिंग, कफिंग, इस तरह से आपका जो फ्लू लाइक सिम्टम होता है। रनिंग नोज है, रनिंग नोज, ये फ्लू लाइक सिम्टम करती है। और एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिपीटेटिवली क्वेश्चन आता है, रिफाम्पिसिन किसी यदि पेशेंट को देते हैं तो उसका यूरिन का कलर है, यूरिन का कलर है वो कैसा हो जाता है, ऑरेंज या रेड, ऑरेंज या रेड। यदि ऑरेंज और रेड है तो वो क्या है, कंटिन्यूस ड्रग को देना है। क्वेश्चन में कई बार एम्स में भी आया हुआ है, यदि किसी पेशेंट को रिफाम्पिसिन दे रहे हैं तो यूरिन का कलर ऑरेंज और रेड हो रहा है तो उसको ड्रग कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है, तो आपको कंटिन्यू रखनी है क्योंकि इसका रिफाम्पिसिन है जो एटीटी ड्रग होती है वो क्या करती है, ऑरेंज या रेड कलर का यूरिन कर देती है। अब वहीं हम बात करते हैं दूसरी ड्रग की। दूसरी ड्रग कौन सी है, आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड है INH, आइसोनियाजाइड है, ये क्या करती है, ये हेपेटोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक होती है, हेपेटोटॉक्सिक और न्यूरोटॉक्सिक। इसके अलावा आइसोनियाजाइड को यूज करते हैं तो ये क्या करती है, डिक्रीज विटामिन B6, विटामिन B6 कौन सी है, पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन जो विटामिन होती है उसको क्या कर देती है, उसके लेवल को डिक्रीज कर देती है, एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस पेशेंट को हमको एडिशनली पायरिडॉक्सिन देनी होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, यदि कोई पेशेंट ATT पर है या वो क्या ले रहा है, आइसोनियाजाइड ले रहा है, तो उसको किस चीज की कमी होगी, विटामिन B6 की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसमें से क्वेश्चन बनता है, वो बनता है आपका पायरिजिनामाइड। पायरिजिनामाइड क्या करती है, पायरिजिनामाइड ये क्या करती है, इंक्रीज यूरिक एसिड, यूरिक एसिड को इंक्रीज कर देती है, यूरिक एसिड इंक्रीज कर देती है। इसके अलावा इथाम्ब्यूटोल, इथाम्ब्यूटोल, इथाम्ब्यूटोल क्या कर देती है, सेकंड क्रीनियल नर्व डैमेज करती है, सेकंड क्रीनियल नर्व डैमेज, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेशेंट लगातार इथाम्ब्यूटोल लेता है तो उसको रेड और ग्रीन में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, मतलब रेड और ग्रीन उसको एक जैसे ही दिखते हैं, तो ये इसका साइड इफेक्ट होता है। और लास्ट होती है आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये क्या, इंजेक्टेबल, इंजेक्टेबल ATT है। अब पूछ लिया जाए आपसे इंजेक्टेबल ATT कौन सी होती है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। और इसके अलावा ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। इसके अलावा ये क्या करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन एर्थ क्रीनियल नर्व को डैमेज करती है, एर्थ क्रीनियल नर्व होती है उसको क्या कर देती है, डैमेज कर देती है, जिससे हियरिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, पेशेंट को हियरिंग प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ORS मेनली कंटेंट्स, ORS में मेनली क्या होता है। पहला ऑप्शन है सोडियम फ्रक्टोज, सेकंड है सोडियम एंड ग्लूकोज, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम एंड ग्लूकोज, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम एंड फ्रक्टोज। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोडियम एंड ग्लूकोज। तो जो ORS में होता है वो क्या क्या होता है,
सोडियम और ग्लूकोज होता है। यदि हम ORS की कंसेंट्रेशन की बात करें तो इसमें होता है पहला सोडियम क्लोराइड जो कि 2.6 ग्राम होता है। इसके अलावा पोटेशियम क्लोराइड वो कितना होता है 1.5 ग्राम होता है। इसके अलावा सोडियम सिट्रेट होता है, सोडियम सिट्रेट ये होता है 2.9 ग्राम होता है। और इसके अलावा लास्ट होता है हमारा डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज कितना होता है 13.5 ग्राम। यदि टोटल की बात करें तो इसमें जो टोटल होता है 20.5 ग्राम होता है। तो इस तरह से अभी क्वेश्चन में आ जाए तो ORS में कितना सोडियम क्लोराइड होता है 2.6, पोटेशियम क्लोराइड 1.5, सोडियम सिट्रेट 2.9 और डेक्सट्रोज होता है 13.5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था ORS में मेनली क्या होता है, तो यहाँ सोडियम और ग्लूकोज, देखिए यहाँ डेक्सट्रोज है, ये ग्लूकोज ही है, तो ये कितना है 13.5 ग्राम हो गया। इसके अलावा सोडियम, हर जगह सोडियम है, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सिट्रेट भी है, तो इसमें सबसे ज्यादा सोडियम और ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय, जो डेंगू फीवर है ये किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है। पहला ऑप्शन है एडिज, सेकंड है एनाफ्लीज, थर्ड ऑप्शन है क्यूलेक्स, फोर्थ ऑप्शन है मेंसोनिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एडिज। एडिज एजिप्टी नाम का एक मॉस्किटो होता है जिसके द्वारा डेंगू फीवर स्प्रेड आउट होता है। और एडिज का अदर नेम की बात करें तो अदर नेम होता है इसका टाइगर मॉस्किटो। टाइगर मॉस्किटो, इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोला जाता है या फियरलेस मॉस्किटो, फियरलेस मॉस्किटो। क्योंकि नॉर्मली जो मच्छर होते हैं वो अंधेरे में काटते हैं, ये दिन में भी काटता है ये मच्छर। और इसके अलावा इसको, इस पे टाइगर जैसी इसके बॉडी पे क्या मिलती हैं, धारियां मिलती हैं, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोला जाता है। इसके अलावा इससे एक क्वेश्चन और आता है, वर्ल्ड डेंगू डे, सॉरी नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है। नेशनल डेंगू डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है 16 मई को। 16 मई को नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैंसेन डिजीज इज द अदर नेम फॉर, जो हैंसेन डिजीज होती है इसका अदर नेम, किसका अदर नेम है ये। पहला ऑप्शन है मलेरिया का, सेकंड है कोलेरा, थर्ड है ट्यूबरक्लोसिस, फोर्थ ऑप्शन है लेप्रोसी। तो हैंसन डिजीज होती है, ये किसका अदर नेम है, ये है लेप्रोसी का अदर नेम होता है। लेप्रोसी से रिलेटेड भी यदि हम क्वेश्चन देखते हैं तो लेप्रोसी से रिलेटेड क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 30 जनवरी को। 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा जो हैंसन डिजीज है या लेप्रोसी है, ये मेनली कहाँ होती है, मेनली होती है आपके फेस पर। मोस्ट कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलती है, फेस पे। क्योंकि ये कौन सी, किस तरह की डिजीज होती है, ये होती है क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज होती है, किसकी, स्किन और नर्व की। स्किन और नर्व की एक क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस जो डिजीज होती है, ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे देखने को मिलती है, फेस पे देखने को मिलती है। इसके अलावा वर्ल्ड लेप्रोसी डे 30 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। एक क्वेश्चन और बनता है, नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम कब आया था, 1955 में। 1955 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, और वो यहीं हम नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम कब आया था, 1983 में। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 1983 में क्या आया था, नेशनल लेप्रोसी इरिडिकेशन प्रोग्राम, और कंट्रोल प्रोग्राम आया था 1955 में। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 30 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, दिए गए में से सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं, एसटीडी हैं, एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन है सिफिलिस, सेकंड है गोनोकोकल, थर्ड ऑप्शन है एड्स, फोर्थ ऑप्शन है टाइफॉइड। तो सिफिलिस, गोनोकोकल और एड्स है, ये कैसी हैं? एसटीडी डिजीज है। टाइफॉइड होती है, ये एसटीडी से नहीं फैलती है। टाइफॉइड की यदि हम बात करते हैं तो टाइफॉइड कैसे फैलती है? ये फीको ओरल रूट के द्वारा फैलती है। कंटामिनेटेड फूड है, वाटर है, इसके द्वारा ये स्प्रेड आउट होती है। और यदि इसका कॉजेटिव एजेंट की बात करते हैं तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। और इसमें देखने को क्या मिलता है? इसमें देखने को मिलता है पी सूप डायरिया, पी सूप डायरिया देखने को मिलता है। और यदि इसकी यदि हम सीबीसी कराते हैं तो उसकी सीबीसी में क्या देखने को मिलता है? डिक्रीज डब्ल्यूबीसी डिक्रीज देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यदि हम डायग्नोसिस की बात करते हैं तो इसके डायग्नोसिस है वो क्या देखने को मिलता है? पहला जो वीक होता है, फर्स्ट वीक में यदि हम डायग्नोस कराते हैं तो किस में मिलेगा? ये ब्लड में। यदि सेकंड वीक है तो किस में मिलता है? विडाल पॉजिटिव आता है। और थर्ड वीक है तो किस में मिल जाएगा? स्टूल में। और फोर्थ वीक है तो किस में मिल जाएगा? यूरिन में। तो ये भी आता है। यदि विडाल टेस्ट कब कराएंगे? सेकंड वीक में जब मिलेगा। ब्लड टेस्ट है आप फर्स्ट वीक में करा सकते हैं, और स्टूल टेस्ट है यदि थर्ड वीक में, और फोर्थ वीक में यूरिन में देखने को ये मिलता है टाइफॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड ब्लड प्रेशर, दिए गए में से इंस्ट्रूमेंट है कौन सा है जो कि ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है एल्गोमीटर, सेकंड है स्पिग्मोमेनोमीटर, थर्ड ऑप्शन है थर्मामीटर, फोर्थ ऑप्शन है एनेस्टियोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पिग्मोमेनोमीटर। स्पिग्मोमेनोमीटर है वो किसको यूज किया जाता है? बीपी नापने के लिए यूज किया जाता है। और इसमें पहला ऑप्शन है एल्गोमीटर। एल्गोमीटर किस लिए यूज किया जाता है? ये टू असेस करने के लिए किसको? पेन और टेंडरनेस को असेस करने के लिए क्या यूज किया जाता है? एल्गोमीटर यूज किया जाता है। थर्मामीटर किस लिए यूज किया जाता है? टेम्परेचर को असेस करने के लिए। इसमें क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो ग्लास थर्मामीटर होता है उसकी रीडिंग कितने से कितने तक होती है? उसकी रीडिंग होती है 35 से 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड। या फिर फ़ारेनहाइट में बात करें तो 95 से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसमें देखने को मिलती है। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाए आपका फ़ारेनहाइट है वो आपको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो C बराबर सेंटीग्रेड यदि कन्वर्ट करना है तो F-32 गुणा 5/9, ये इसका फॉर्मूला होता है। और यदि आपको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए F बराबर C × 9/5 इन +32, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसके अलावा जो लास्ट ऑप्शन में जो दिया है वो दिया है एनेस्थियोमीटर। एनेस्थियोमीटर है ये किस लिए यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है सेंसिटिविटी को टेस्ट करने के लिए। सेंसिटिविटी को टेस्ट करने के लिए जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उसके बाद में स्किन की सेंसिटिविटी को चेक किया जाता है कि वो जो एनेस्थीसिया है वो इफेक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसमें यूज किया जाता है एनेस्थीयोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो ये है पेप स्मेयर इज यूज टू डायग्नोसिस। पेप स्मेयर किसको डायग्नोसिस करने के लिए यूज किया जाता है? पहला ऑप्शन है सर्वाइकल कैंसर, सेकंड ऑप्शन है ब्रेस्ट कैंसर, थर्ड ऑप्शन है ओवेरियन कैंसर, फोर्थ ऑप्शन है स्टमक कैंसर। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्वाइकल कैंसर। तो पेप स्मेयर किसके लिए यूज किया जाता है? सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोसिस करने के लिए यूज किया जाता है।
अब ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए क्या यूज किया जाता है? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन या फिर मेमोग्राफी भी करा सकते हैं, मेमोग्राफी। वहीं हम ओवेरियन कैंसर है, ओवेरियन कैंसर के लिए हम क्या करा सकते हैं? यूएसजी करा सकते हैं, सीटी करा सकते हैं और टिश्यू बायोप्सी भी करा सकते हैं। और स्टोमक कैंसर के लिए क्या यूज किया जाता है? स्टोमक कैंसर के लिए एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी यूज किया जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में। नर्सिंग वाईफाई से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।